Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss part 2 related to the legal matters. In this part, I will discuss different deadlines of civil courts and high court. Similarly, different act, rights, different type of writ petition, uh, file in High Court and Supreme Court, and other constitutional provisions. Definitely, this session would be interesting one, and it is useful for different government exams. In this part, I will discuss 60 MCQs. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And definitely this session would be interesting one, and I will clarify many things. With patience you listen the video and collect many informations and latest pattern of questions. Also I have prepared questions. Actually those type of questions are coming in the exams. So you see my follow my Facebook page, same thing, Asit Governmental Guru. And if you follow my Facebook page, then you can get video links systematically. My WhatsApp number, it is 8327782034. Also, if any queries there in regarding to the government rule, you can contact with me and clarify your doubts. So now I am going to discuss second MCQ related to the legal matters. You see, question number 1. What is the time limit for filing a written statement in a civil suit after receiving the summons under order 8, rule 1 of the Code of the Civil Procedure 1908? यदि आपको सम्मन मिलता है सिविल कोर्ट से, आपको सम्मन मिलता है, तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा. सपोज इसमें सिविल सूट में सपोज जैसे रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है. इन रिगार्डिंग टू दीज मैटर्स एक्चुअली वी गो टू द सिविल कोर्ट, राइट. सो यदि कुछ सिविल कोर्ट से आपको कुछ से समन मिलता है तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा. यदि जिस डेट में आपको समन ऑर्डर रिसीव होगा, कितने दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है. सपोज आपका अगेंस्ट में कोई रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, कोई एनी अदर ओब्लिगेशन है, रिलेटेड टू द फैमिली डिस्प्यूट्स है, रिलेटेड टू द सपोज रिकवरी ऑफ डेब्ट. इसी मैटर में सपोज आपको आपके अगेंस्ट में कोई केस लॉन्च किया और आपको समन गया, तो आपको तो रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा. जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा, कितना दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो 30 डेज. ओके, ऑप्शन इज बी. ठीक है, आपको जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा सिविल कोर्ट से, उसी डेट से 30 डेज के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. As per section of the Limitation Act 1963, Limitation Act को भी याद रखिए, Limitation Act 1963, an appeal to the High Court must be filed within how many days after the judgment? यदि लोअर कोर्ट से कि ट्रिब्यूनल से सपोज आपको जजमेंट मिला और वो जजमेंट के अगेंस्ट में आप अपील करोगे हाई कोर्ट में, तो जिस डेट में आपको लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिला, तो कितना दिन के अंदर आप अपील फाइल करोगे हाई कोर्ट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आज पर सेक्शन 5 इसको भी याद रखना है. तो आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है 90 डेज, विद इन 90 डेज. ठीक है, तो यदि लोअर कोर्ट और सपोज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से आपको जजमेंट मिला और आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हुई, सपोज यू हैव नॉट सेटिस्फाई एंड यू वांट टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, देन जिस डेट में ऑर्डर मिलेगा उसका 90 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3.
इन केसेस ऑफ फाइलिंग ए सिविल अपील बिफोर ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, what is the statutory deadline under the limitation act 1963? सपोज आप अभी लोअर सिविल कोर्ट में, जो जूनियर सिविल कोर्ट है, सीनियर सिविल कोर्ट है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सपोज लोअर सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप उसका अगेंस्ट में अपील फाइल करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है? तो क्या डेडलाइन है? within how many days of the order from the lower civil court, basically from junior civil court ki from senior civil court, then within how many days actually you can file appeal in district court? एक क्वेश्चन पूछा है और वो भी लिमिटेशन एक्ट में वो फिक्स है। तो याद रखिए, यदि आपको लोअर सिविल कोर्ट का ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा उसका अगेन 30 डेज के अंदर, ओके, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल करना है। अगेन ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द डिलीवरी ऑफ जजमेंट बाय द सिविल कोर्ट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर्गुमेंट्स एज पर ऑर्डर 20, ओके, XX, रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जो सिविल कोर्ट का जो जजमेंट रहेगा, जो डिलीवरी ऑफ जजमेंट रहेगा, वो मैक्सिमम कितना दिन के अंदर रहेगा? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द डिलीवरी ऑफ जजमेंट बाय सिविल कोर्ट? मैं अभी बता चुका था, सिविल कोर्ट में सपोज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी है, रिलेटेड टू द फैमिली डिस्प्यूट है, रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, रिलेटेड टू एनी अदर ओब्लिगेशन है, राइट, रिलेटेड टू द सपोज रिकवरी ऑफ डेब्ट है, तो इसी मैटर में आप सिविल कोर्ट में एक्चुअली केस लॉन्च करोगे, नहीं कि? तो जब सिविल कोर्ट एक्चुअली जो जजमेंट डिलीवरी करेगा वो मैक्सिमम कितना दिन के अंदर करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 में मेंशन है, ऑर्डर XX, इसको भी थोड़ा याद रखिए, ठीक है? ये भी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर सिविल कोर्ट वो उसका जजमेंट को डिलीवर करेगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ए रीट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाई कोर्ट? ये जो रीट पिटिशन है, बेसिकली रीट पिटिशन 5 टाइप्स ऑफ रीट पिटिशन है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ओके, टू इंश्योर द लीगल राइट्स। जब आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, कि आपका लीगल राइट ब्रीच हो रहा है, तब आप रीट पिटिशन डालोगे। आगे में मैं डिटेल्स बताऊंगा, जैसे हाबियस कर्पस है, मांडामस है, प्रोहिबिट है, सत्योरारी है, को वारंटो है, ये सब डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ रीट पिटिशन आप डाल सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो ये याद रखना है, जो रीट पिटिशन हम डालते हैं हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डालते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारा लीगल राइट एंश्योर हो जाए। जब हमारा लीगल राइट ब्रीच होगा, जब हमारा सपोज लीगल राइट हमको नहीं मिलेगा, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट में ब्रीच होगा, तब हम रीट पिटिशन डालेंगे। तो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम रीट पिटिशन डालेंगे हाई कोर्ट में। तो ये टाइम पीरियड क्या है भाई? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ए रीट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226? आर्टिकल को याद रखना है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाई कोर्ट। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, नो स्पेसिफिक लिमिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितना जल्दी आपको रीट पिटिशन डालना है, मगर कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि मेरा फंडामेंटल जो राइट है वो ब्रीच हुआ है, कि मेरा जो लीगल राइट है वो भी ब्रीच हुआ है, तो इस केस में आप रीट पिटिशन डाल सकते हो, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रिफरिंग ए सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट अंडर द लिमिटेशन एक्ट? सेकंड अपील आप कर सकते हो। फर्स्ट अपील में बोला था, जब आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट को जाओगे 90 डेज के अंदर आपको अपील करना है। जब लोअर कोर्ट से आपको ऑर्डर मिलेगा, कि ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिलेगा, तो उसका 90 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील करोगे। वैसे ही सेकंड अपील आप कर सकते हो हाई कोर्ट में, तो वो भी कितना दिन के अंदर? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू मेक द सेकंड अपील, ओके, इन हाई कोर्ट?
इसमें भी वही सेम है, 90 डेज, विद इन 90 डेज। फर्स्ट अपील 90 डेज, सेकेंड अपील भी 90 डेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। इन केसेस ऑफ इंटरिम इंजंक्शंस इन सिविल सूट्स, courts generally aim to dispose of the application within what period? यदि आप सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करते हो तो कितना दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाएगा? ठीक है, अभी इस तरीके का एक ऑल्टरनेटिव था, जस्ट ओनली सेंटेंस को चेंज कर दिया। हम जानते हैं हम जब सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर एक्चुअली वो सिविल कोर्ट उसका जजमेंट डिलीवर करेगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 30 डेज, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। अगेन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए रिव्यू पिटिशन इन द हाई कोर्ट एज पर द लिमिटेशन एक्ट? सपोज आप रिव्यू पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में, ठीक है, आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, फिर आप इसको रिव्यू करना चाहते हो, तो रिव्यू पिटिशन कितना दिन के अंदर डालोगे? सपोज आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, तो जब ऑर्डर मिला उसका कितना दिन के अंदर आप रिव्यू पिटिशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में? तो रिव्यू पिटिशन विद इन 30 डेज। ठीक है, जब आप हाई कोर्ट से आपका केस था और आपको ऑर्डर मिला और आप उसको रिव्यू करना चाहते हो, और उसको जब आपको ऑर्डर मिलेगा 30 डेज के अंदर आपको रिव्यू पिटिशन डालना है हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी, इट इज 30 डेज। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। अंडर ऑर्डर 9, रूल 9 of the Code of Civil Procedure 1908, within how many days can an application for setting aside an ex parte decree be filed? तो ये जो ex parte है क्या है? एक्स पार्टी केस में क्या है, वन साइड में जजमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, वन पार्टी को का फेवर में जजमेंट दे दिया जाता है। जो सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जब एक्स पार्टी जजमेंट आएगा, जब एक पार्टी का फेवर में जजमेंट दे दिया जाता है, तब जो सेकंड पार्टी है उसको सेट असाइड करने के लिए वो भी एप्लीकेशन डाल सकता है, क्योंकि एक्स पार्टी केस में एक साइड का फॉर में जजमेंट जाता है। सपोज दूसरा पार्टी जो सेकंड पार्टी है उसको सेट असाइड करने के लिए वो भी एप्लीकेशन डाल सकता है कि जो एक्स पार्टी जो हुआ, एक पार्टी का फॉर में जजमेंट चला गया, उसको क्वाश किया जाए। तो वो जब एक्स पार्टी का जजमेंट आया, ठीक है, तो कितना दिन के अंदर, ठीक है, उस एप्लीकेशन डाला जाएगा कि उसको क्वाश कर दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इट इज 30 डेज। ठीक है, यदि वन पार्टी का फॉर में जजमेंट आ रहा है तो जिस डेट में ऑर्डर मिलेगा तो उसका विद इन 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देना है कि जो ये वन पार्टी फॉर में जजमेंट चला गया उसको क्वाश कर दिया जाए। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। What is the time limit for filing a special leave petition (SLP) under Article 136 of the Constitution of India in the Supreme Court? याद रखिए आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 136। और स्पेशल लीव पिटिशन केस में मैं थोड़ा बता देता हूं। स्पेशल लीव पिटिशन में क्या होता है, जो लोअर कोर्ट से कि ट्रिब्यूनल है, उनका जजमेंट बियॉन्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन उनका जुरिस्डिक्शन में नहीं है और उसका वो जजमेंट देते हैं, तो जजमेंट थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है जो लोअर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन एक्चुअली दे गिव द जजमेंट, दे गिव द ऑर्डर। ठीक है, तो इस केस में एसएलपी डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटिशन डाला जाएगा कि जो लोअर कोर्ट है कि ट्रिब्यूनल है, वो जो ऑर्डर दिया वो एरोनियस है, वो रॉन्ग है, वो एरोनियस है, वो एक्सेसिव है, कि वो जो ऑर्डर दिया उनका जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर वो जब देते हैं तब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्पेशल लीव पिटिशन डालेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 136 वो एसएलपी को पेरूज करेगा सुप्रीम कोर्ट कि सपोज वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसको डिनाई भी कर सकता है। ठीक है, मगर वो यदि आप स्पेशल लीव पिटिशन डालते हो इस तरीके का केस में कि लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर का अगेंस्ट में, क्योंकि
वो जो ऑर्डर दे दिया वो उसमें एरोनियस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, कि वो जो ऑर्डर दे दिया बियॉन्ड ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, तो इस केस में आप एसएलपी डालोगे। तो टाइम लिमिट क्या है, कितना दिन के अंदर आप एसएलपी डालोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जब कोर्ट और ट्रिब्यूनल का जजमेंट आपको ऑर्डर मिला तो उसका 90 डेज के अंदर आप एसएलपी डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और ये आर्टिकल 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल 136 इसको डिफाइन किया है, स्पेशल लीव पिटिशन। तो आप डायरेक्टली जब लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल उनका जो जजमेंट होता है उसमें एरोनियस है और वो लॉ को ठीक से फॉलो नहीं किया है, कि उनका जो जजमेंट है वो बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन, तो इस केस में आप एसएलपी डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ओके, जब जजमेंट मिलेगा 90 डेज के अंदर आप डाल सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के अंदर सपोज आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या टाइम लिमिट है उसको कंडोन करने के लिए, माफ करने के लिए। बेसिकली टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के अंदर आप सपोज एप्लीकेशन फाइल नहीं किया तो सपोज कितना दिन के अंदर उसको कंडोन किया जा सकता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन। आप फिर एप्लीकेशन डालोगे कि इसको कंडोन कर दिया जाए, कि ये सर्कमस्टांसेस था, कि ये सिचुएशन था जिसके वजह से टाइम लिमिट के अंदर मैं एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया, तो उसको कंडोन कर दिया जाए। तो ये जब क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। तो आपको मालूम है कि जो टाइम लिमिट था वो क्रॉस हो चुका है और आप एप्लीकेशन डालोगे वो टाइम लिमिट को कंडोन करने के लिए, ठीक है। तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। व्हाट इज द लीगल टाइम फ्रेम टू फाइल एन अपील अगेंस्ट ए डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या है ना, एक स्पाउस क्या है, अदर स्पाउस को डेजर्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन, कुछ बिना कारण से एक स्पाउस छोड़कर चला गया दूसरा स्पाउस को। सपोज हस्बैंड चला गया वाइफ को छोड़ के, मगर बिना रीजन से, कोई कारण नहीं है, विदाउट एनी रीजन। तो इस केस में सपोज वो जो कंजुगल राइट्स जो एक्चुअली बेसिकली जो राइट्स आपका है, तो आपको फिर रहने के लिए जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वही है कि जो मैरिटल लाइफ है वो फिर रिटर्न आ जाए, वो फिर रेस्टोर बैक हो जाए, ठीक है। इसके लिए सपोज वन स्पाउस डेजर्ट कर देता है तो आप सिविल कोर्ट में केस डालोगे कि फैमिली कोर्ट है, बेसिकली फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट को जाओगे, फैमिली कोर्ट में केस डालोगे, नहीं कि मेरा स्पाउस मुझे छोड़कर चला गया और बिना कारण से विदाउट एनी रीजन, तो मैं फिर उसको कंटिन्यू हमारा जो मैरिटल लाइफ में कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो उसके कुछ ऑर्डर मिला मगर वो ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील करोगे। फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो फैमिली कोर्ट जो ऑर्डर दिया आप सेटिस्फाई नहीं हुए और उसका अगेंस्ट में आप अपील करोगे, तो वो क्या लीगल टाइम फ्रेम है अपील का, तो वो भी 90 डेज है, ठीक है कि नहीं। तो जो ये मीनिंग समझ में आ गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मींस वही है कि मेरा जो स्पाउस है मुझे छोड़कर चला गया, ऑलरेडी माई स्पाउस एक्चुअली लिव मी विदाउट एनी ऑथेंटिक रीजन, विदाउट एनी रीजन, ओके। तो इसीलिए आप फाइल कोर्ट में जाकर फैमिली कोर्ट में केस लॉन्च किया कि फिर हमारा जो मैरिटल लाइफ है वो फिर वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है। मगर यहां पे जो ऑर्डर आपको मिला वो ऑर्डर आपको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट में आप अपील करोगे। तो जब अपील करोगे कितना दिन के अंदर अपील करोगे, वही है ऑप्शन डी 90 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू फाइल अ सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। सपोज आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। सपोज अभी आपका वो पोजीशन में नहीं है, ठीक है, जो लैंड है कि जो बिल्डिंग है पहले आप के पास ओनरशिप था मगर अभी आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो उसको रिकवरी करने के लिए आप व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू फाइल ए सिविल सूट,
तो क्या मैक्सिमम टाइम है? आप सिविल कोर्ट जाकर केस फाइल करोगे, एप्लीकेशन डालोगे कि पहले मैं ओनर था मगर एक्चुअली वो अभी मैं ओनर नहीं हूं, कोई उसको इंक्रोच कर दिया सपोज मेरा लैंड को, कि जबरदस्ती कोई मेरा प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया, तो उसका रिकवरी करने के लिए आप एप्लीकेशन डाला। तो यहां पर जो टाइम अलाउड है वो 12 ईयर्स है। ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू फाइल ए सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, जब रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो 12 ईयर्स के अंदर आप सिविल सूट में, इट मीन्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में। जब जिस सपोज डेट में आप सपोज आपका पोजेशन जो है प्रॉपर्टी के ऊपर चला गया, तो उसी से 12 ईयर्स के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, सिविल सूट करोगे रिकवरी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963, the time limit for filing a suit to challenge a public officer's act affecting an individual right। कोई एक पब्लिक ऑफिसर का जो एक्शन है उसमें कोई इंडिविजुअल का राइट को ब्रीच किया, अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल्स राइट। पब्लिक ऑफिसर जो सपोज एक गवर्नमेंट ऑफिसर का काम के वजह से कोई एक इंडिविजुअल वो अफेक्ट हुआ, एडवर्सली अफेक्ट हुआ, तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए सूट टू चैलेंज है। तो आप तो अभी इस केस में आपको जाना है, सिविल कोर्ट जाना है। ठीक है, तो इस केस में द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए सूट टू चैलेंज ए पब्लिक ऑफिसर्स एक्ट अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल राइट इज डैश, इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए सूट टू चैलेंज ए पब्लिक ऑफिसर्स एक्ट अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल राइट इज ओके विद इन 1 ईयर। आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर कि उसका जो एक्ट था उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इमेज जो है तारनिश हुआ, कि मेरा जो वर्क है वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ईयर को याद रखना है। और व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में अपील करोगे। ठीक है, लोअर कोर्ट में का ऑर्डर में आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में अपील करोगे रिलेटेड टू क्रिमिनल केस। तो कितना दिन के अंदर करोगे? विद इन 60 डेज। जब लोअर कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा क्रिमिनल रिलेटेड केस में, तब आप उसका 60 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। मगर ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से 1970 याद रखना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। Which of the following is not considered a key labor law in India? इसमें कौन सा लेबर लॉ में इंक्लूड नहीं है? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो देखिए, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये तो लेबर लॉ में जाएगा, इसको याद रखना है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट ये नहीं जाएगा लेबर लॉ में। ओके, द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ये नहीं जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये लेबर लॉ में नहीं जाएगा। मगर अदर जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसको याद रखना है। और ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इसको भी याद रखना है, मगर लैंड एक्विजिशन एक्ट लेबर लॉ में नहीं जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डिफाइन्स ए चाइल्ड एज ए पर्सन बिलो द एज ऑफ। ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, उसमें जो चाइल्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, द डिफाइन्स अ चाइल्ड एज ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, याद रखिए। ठीक है, तो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हम उसको चाइल्ड आकार में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, which article of the Indian Constitution deals with the prohibition of child labor in hazardous occupations? तो ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के ऊपर है, आर्टिकल का कौन सा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा आर्टिकल उसको एक्चुअली डिफाइन किया है कि कोई भी hazardous ऑक्यूपेशन में चाइल्ड को इन्वॉल्व नहीं करना है। ओके, चाइल्ड लेबर शुड बी प्रोहिबिटेड। ओके, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज आर्टिकल 24। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? एनसीपीसीआर के ऊपर मेरा एक वीडियो है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि सीटीईटी सपोज आप सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा वीडियो है एनसीपीसीआर के ऊपर। तो ये जो एनसीपीसीआर वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? ये 2007। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 19 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम डिटेक्ट करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अदर तीनों नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये ईयर को याद रखिए। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 prohibits the employment of children below the age of 14 years. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक्ट को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन एक्ट के ऊपर आ जाता है। तो जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1986 एक्चुअली। ओके, दिस एक्ट एक्चुअली implemented by the government, and so that this act actually defined that under 14-year child should not be employed, okay, in any organization, okay, prohibits the employment of children. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। अंडर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 375 डिफाइंस व्हिच क्रिमिनल ऑफेंस? थेफ्ट है, रेप है, किडनैपिंग है, फर्जरी है। तो जो आईपीसी सेक्शन 375 को एक्चुअली डिफाइन कर रहा है, जो क्रिमिनल ऑफेंस रेप को डिफाइन कर रहा है, याद रखिए। ये आईपीसी सेक्शन 375 को याद रखिए। ओके, सेक्शन 375 वो क्रिमिनल ऑफेंस लाइक रेप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, according to the Juvenile Justice Act 2015, who is considered a child in conflict with the law? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में डिफाइन किया है, मैं बताया था चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये बोल रहा है जो चाइल्ड को डिफाइन किया है वो बिलो 18 ईयर्स, एंड द चाइल्ड मेड ऑफेंस ना, कमिटेड ऑफेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 23। 24, the Lokpal and Lokko Ayuktas Act 2013 was enacted to deal with cases related to। फर्स्ट एक्ट को जो लोकपाल एक्ट है, जो लोको आयुक्त एक्ट है 2013 है, उसमें मेनली किस तरीके का केस डील होता है? was enacted to deal with cases related to corruption in government offices, child rights violations, human rights abuses, electoral malpractices। Actually option A is the correct answer, corruption in government offices। okay, ये जो लोकपाल एक्ट 2013 आया, ये बेसिकली डील विथ करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का क्या ऑफिस का टेन्योर क्या है? तो ये तो मेरी कॉमन क्वेश्चन है, 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65। जो टेन्योर रहेगा 6 ईयर्स रहेगा, और एज until the age of 65। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसमें जो भी ईयरली आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
PWDVA 2005, ये ईयर को याद रखिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ये एक्ट एक्चुअली पास हुआ था पार्लियामेंट में। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट इन पब्लिक प्लेसेस, वायोलेशन ऑफ एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, तो ये जो एक्ट एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ था 2005 में, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें बेसिकली प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following legal principles is associated with the Latin phrase, okay, adi alteram partem? ओके, ये जो लैटिन फ्रेज है वो क्या डिफाइन कर रहा है? ठीक है, अडी अल्टरम पार्टेम, ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार। तो ये जो लीगल प्रिंसिपल है ये एसोसिएटेड विद लैटिन फ्रेज, 4 ऑप्शन है। नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट ट्रायल, द किंग इज अबव द लॉ, लेट द बायर बेवेयर, राइट टू ए स्पीडी ट्रायल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट ट्रायल। ओके, कोर्ट में ट्रायल होगा फिर पनिशमेंट होगा, तो नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट ट्रायल। ये जो लैटिन फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच बॉडी is empowered to resolve disputes related to interstate rivers and water resources in India? Suppose जो इंटरस्टेट रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेस में जो डिस्प्यूट है, तो उसमें कौन सा बॉडी है जो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, सॉर्ट आउट करेगा? ओके, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जैसे इंटरस्टेट जो रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेस के ऊपर डिस्प्यूट है, तो ये वेरी कॉमन थिंग है, वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल इज देयर टू सॉर्ट आउट ओके दिस प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आर्टिकल बोला है कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया जाए, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो बहुत कॉमन है, आर्टिकल 17। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म हाबियस कॉर्पस, ये एक रीट है, रिफर्स टू ए लीगल रीट दैट एम्स टू। ये जो हाबियस कॉर्पस, जैसे मैं बताया था 5 टाइप ऑफ रीट्स है, आप रीट पिटिशन डाल सकते हो हाईकोर्ट में। एक हाबियस कॉर्पस है, मंडामस है, एक प्रोहिबिट है, एक सर्ट्योररी है, एक को वारंटो है। ऐसे 5 रीट्स मैं आगे में डिस्कस करूंगा। तो हाबियस कॉर्पस क्या है? किसको इलीगली डिटेन कर दिया गया, ओके, इलीगली अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया, तो इस केस में आपका जो लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रीट पिटिशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में। तो वही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चैलेंज अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, इलीगली डिटेंशन ऑफ ए पर्सन। आप किसको इलीगली डिटेन कर दिया तो उसका लीगल राइट ब्रीच हुआ, उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, तो उस केस में वो रीट पिटिशन डालेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 50% क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया। प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely I bring some good videos related to different topics so that you will get maximum benefit. चलो क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे। द टर्म नेचुरल जस्टिस इन लीगल कंटेक्स्ट जनरली इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? ये जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स है, वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स क्या जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो एम्फासाइज कर रहा है? फेयर हियरिंग एंड एब्सेंस ऑफ बायस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड लीगल रेमेडी, राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ऑप्शन ए, जो हमारा जो कोर्ट्स का जो मेन प्रिंसिपल है वो नेचुरल जस्टिस है ना, उसमें जो हियरिंग होगा वो फेयर रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा, बहुत ऑनेस्ट हियरिंग रहेगा, उसमें कोई बायस नहीं होगा। ओके, वो ऑनरेबल जज जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें कोई बायस वाला नहीं है, वो एविडेंस के साथ एक्चुअली अल्टीमेटली दे पेरूज द एविडेंस, दे चेक एविडेंस, देन आफ्टर दैट दे गिव द जजमेंट, और वो जजमेंट बायस नहीं है। तो फेयर हियरिंग एंड एब्सेंस ऑफ बायस, ये मेनली नेचुरल जस्टिस
प्रिंसिपल उसको डिफाइन करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा जो एजुकेशन एक राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो उसमें एक वो अमेंडमेंट एक्चुअली कौन सा अमेंडमेंट था? ये जो अमेंडमेंट आया था कि डिक्लेयर किया गया कि एजुकेशन जो है, बच्चों का जो एजुकेशन है, बच्चों के लिए वो राइट है, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है। तो 86th अमेंडमेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is the primary law dealing with environmental protection in India? Okay, primary law dealing with environmental protection in India: the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Wildlife Protection Act 1972. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो प्राइमरी लॉ है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑदर को भी याद रखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एआर वही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको भी याद रखिए। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, which article of the Indian Constitution provides for the establishment of a uniform civil code, UCC? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली कौन सा इन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डिफाइन किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को? आर्टिकल 44, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 एक्चुअली डिफाइन किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, the National Green Tribunal NGT was established in which year to handle environmental disputes? जो भी environmental matter में जो भी dispute है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल है, तो वो ट्रिब्यूनल को फर्स्ट जाना पड़ेगा, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके। कोई भी environmental related dispute है तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था NGT, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, according to the Factories Act 1948, how many hours can an adult worker legally work in a week? In a week means actually 6 days, आप मान लीजिए, पर डे एवरी डे 8 आवर्स, तो 6 डेज में 48 आवर्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये बोल रहा है, ठीक है। तो एक हॉलीडे होता है संडे, बाकी 6 डेज एवरी डे आपको 8 आवर्स वर्क है, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क 8 है, ठीक है। तो 6 डेज में 48 आवर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज गवर्न्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया? तो आपका जो कंज्यूमर राइट्स है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या एक्ट है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंपटीशन एक्ट 2002, कंट्रैक्ट एक्ट 1872, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आप मार्केट जा रहे हो, वहां पर आपको प्राइस चार्ट होना चाहिए, ठीक है, और एवरी प्रोडक्ट के ऊपर मार्केट प्राइस मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन किया, कंज्यूमर कोर्ट से आ गया। सपोज आपको कुछ डुप्लीकेट आर्टिकल, कुछ अडल्टरेशन ऐसा मिलता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट को जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, the preconception and prenatal diagnostic techniques PCPNDT Act 1994 was enacted to prevent ये एक्ट को याद रखिए, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 was enacted to prevent child marriage, female foeticide and sex determination, domestic violence and child labor, ऑप्शन बी फीमेल फोइटिसाइड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मगर ये एक्ट जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 1994 में, ठीक है, अभी वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है, ओके। कोई भी फीमेल फोइटिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली द डॉक्टर्स दे कैन नॉट डिस्क्लोज, सिवियर पनिशमेंट उसके लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक्ट को याद रखिए और ईयर को 1994 को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 39, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स derives its power from which article of the Indian Constitution?
जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसका जो पावर है वो कमीशन का, वो कहाँ कौन सा आर्टिकल में एक्चुअली उनको पावर मिला है? तो आप देख लीजिए जो पावर में आर्टिकल 338 देखिए, आर्टिकल 338 में एक्चुअली क्लियरली मेंशन है कि जो कमीशन होगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, कमीशन रहेगा, नेशनल कमीशन। ओके, दे द कमीशन एक्चुअली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। यहां पर आ गया अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये एक्ट का ईयर को याद रखिए। ओके, चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द मिनिमम लीगल एज, ओके, द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। उसका नीचे कोई ऐसा मैरिज हुआ तो वो बेसिकली इलीगल है, ठीक है। और ये बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, गर्ल को 18 ईयर्स होना चाहिए, बॉय को 21 ईयर्स होना चाहिए, उसके बाद उनका मैरिज होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स? 5 रिट्स है, मैं बोल चुका था, हाबियस कॉर्पस है, मांडामस है, प्रोहिबिट है, सर्टियोरारी है, को वारंटो है, ये 5 रिट्स है। जब आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होता है कि आपका लीगल राइट्स को ब्रीच किया जाता है, तो इस केस में आप रिट पिटिशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर हाबियस कॉर्पस है, मांडामस है, सर्टियोरारी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। The right to property in India is recognized as a fundamental right, directive principle of state policy, legal right, human right. Actually the right to property एक legal right है, fundamental right नहीं है, legal right है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following acts regulates the service conditions and salaries of teachers in educational institutions? ऐसा कौन सा एक्ट में क्लियरली मेंशन है जो सर्विस कंडीशंस फॉर द टीचर्स एंड सैलरीज? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी एक्ट 1956। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो यूजीसी एक्ट आया था 1956, ईयर को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 44 को चलेंगे। अंडर द आईपीसी सेक्शन 124A डील्स विथ, जैसे सेक्शन 375 वो रेप को डिफाइन किया था, जो ऑफेंस जो रेप को डिफाइन किया था, यहां पर सेक्शन भाई आईपीसी का सेक्शन 124A क्या डिफाइन किया है? सेडिशन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच बॉडी resolves the disputes related to the dismissal, removal and reduction in rank of public servants? सपोज आपको जॉब से डिसमिस, मेजर पेनल्टी लगा, डिसमिस कर दिया गया कि रिमूव कर दिया गया कि आपका रैंक जो था उसको रिड्यूस कर दिया गया, तब आप कहां पर जाओगे? ओके, कहां पे आप जाकर केस फाइल करोगे? बेसिकली कैट को जाओगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि पब्लिक सर्विस रिलेटेड मैटर में जब डिपार्टमेंट में जितना भी ग्रीवांस है वो जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब आपका डिपार्टमेंट से फाइनल ऑर्डर मिलेगा, तब आप कैट जा सकते हो, कैट में केस फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैट के ऊपर मेरा पहला वीडियो था। क्वेश्चन नंबर 46 को चलेंगे। यहां पर आ गया द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ईयर को याद रखिए। The Dowry Prohibition Act 1961 prohibits the giving and receiving of dowry in connection with marriage. डाउरी देना भी अपराध है, डाउरी लेना भी अपराध है, ठीक है। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बोल रहा है। तो व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर वायोलेटिंग दिस एक्ट? यदि आप डाउरी लिया कि आप डाउरी दिया, दोनों में पनिशमेंट होगा यदि प्रूव हुआ। तो इसमें जो पनिशमेंट है 5 years इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, याद रखिए। आप किसको डाउरी दिया और ये एविडेंस के साथ प्रूव हुआ तो वहां पर ये पनिशमेंट मिलेगा, और आप डाउरी लिया, ठीक है, और एविडेंस मिलेगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा 5 years इंप्रिजनमेंट एंड ए फाइन, ठीक है।
ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 को चलेंगे। द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर व्हिच अमेंडमेंट? ऐसा कौन सा अमेंडमेंट में जो पंचायत राज सिस्टम को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? क्योंकि आप अभी पंचायत लेवल में देखिए डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है, तो सरपंच के पास पावर है फॉर द विलेज डेवलपमेंट, नहीं कि ये पंचायत राज सिस्टम में आता है। तो फंडा कौन सा अमेंडमेंट में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? तो आप देखिए ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जिसमें पंचायत राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 चलेंगे। द रीट, सेकेंड टाइप ऑफ रीट, मांडामस एक रीट कैन बी इशूड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? मांडामस जो रीट है कब वो रीट पिटिशन फाइल किया जाएगा, किस केस में? ठीक है, टू स्टॉप ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, टू रिलीज ए पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, टू कंपेल ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी दे हैव फेल्ड टू डू, लास्ट वन टू डिसमिस ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम सर्विस। देखिए ये जो है टू स्टॉप ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, ये सर्ट्योररी है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक रीट है, इसमें ये सर्ट्योररी है। अभी आगे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज उसका बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में एक्चुअली सपोज लोअर कोर्ट है कि ट्रिब्यूनल है, जजमेंट दे दिया, तो आप रीट पिटिशन डालोगे इसके अगेंस्ट में, वो सर्ट्योररी है। टू रिलीज ए पर्सन इलीगल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन हावियस कर्पस, अभी मैं बताया था, ये एक रीट है, जब इलीगली किसको डिटेन किया गया तो वो रीट पिटिशन डालेगा। टू कंपेल पर, यही आंसर होगा। जो मांडामस जो रीट पिटिशन है, आप प्रूफ के साथ दिया कि जो पब्लिक ऑफिशियल है उसका ड्यूटी वो सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो सर्विस दिया उसमें जानबूझकर इंटेंशनली एक्चुअली ही हैज डन द डिले। ओके, तो जो प्रोक्रास्टिनेशन वर्क में है उसका नोइंगली इंटेंशनली एक्चुअली द पब्लिक ऑफिशियल एक्चुअली डिड दिस थिंग, तो आपके पास प्रूफ है, तो आप रीट पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में। ओके, तो वो अगेंस्ट दिस पब्लिक ऑफिशियल विथ एविडेंस, वो रीट पिटिशन, ओके, वो जो है वो मांडामस है। यदि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल वो उसका सर्विस वो ठीक से नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो आप रीट पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में, वो मांडामस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 द रीट ऑफ प्रोहिबिशन एक रीट है, ये जनरल इशूड। प्रोहिबिशन क्या है, जब लोअर कोर्ट जो ऑर्डर दिया वो बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन में नहीं था, वो ऑर्डर दिया, वो जो ऑर्डर एक्सेसिव था, ठीक है, और जो वो जो जजमेंट दिया वो एरोनियस जजमेंट था, तो इसका अगेंस्ट में आप जाओगे हाई कोर्ट में, सपोज रीट पिटिशन डालोगे, ठीक है, तो ये जो है वही प्रोहिबिशन है। तो लोअर कोर्ट पासेस एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टेक्स अप ए केस बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, ए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए गवर्नमेंट ऑफिशियल डिनाइज ए सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, ए म्युनिसिपल बॉडी नेग्लेक्ट्स इट्स पब्लिक ड्यूटी, ऑप्शन बी, जब लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो है बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, कि उस केस में उसका जुरिस्डिक्शन में नहीं है मगर वो जजमेंट दिया, तो तब आप रीट पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वही है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट चलेंगे सर्ट्योररी, ये एक भी रीट है, रीट पिटिशन है। सर्ट्योररी इज यूज्ड टू स्टॉप ए लोअर कोर्ट फ्रॉम ओवरस्टेपिंग इट्स jurisdiction, quash the decision of a lower court that acted beyond its jurisdiction or committed an error of law, remove a person holding public office unlawfully, direct public officials to perform their statutory duties। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। सर्ट्योररी क्या है, करेक्शन। करेक्शन क्या है, यदि लोअर कोर्ट के ट्रिब्यूनल वो जो डिसीजन देते हैं उनका जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड है, और जो सपोज जो डिसीजन वो दे दिया, जो जजमेंट दे दिया लोअर कोर्ट ने कि ट्रिब्यूनल ने, उसमें एरर है, एरर ऑफ लॉ, तो आप एविडेंस के साथ आप रीट पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में, तो वो है सर्ट्योररी। सर्ट्योररी मींस करेक्शन करने के लिए, ठीक है, करेक्ट टू द बेसिकली लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रीट ऑफ को वारंटो,
ये भी एक रीट पिटिशन है। क्या है? सपोज आप देखा कि कोई पब्लिक ऑफिशियल एक पोजीशन में है मगर उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। जब आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको एक पोजीशन मिला, आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करोगे, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप एग्जाम देंगे और क्वालिफाई करेंगे। मगर आप डिटेक्ट किया कि एक पब्लिक ऑफिशियल है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर वो उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ है, वो अभी जॉब में है, मगर उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहा है, मगर वो जॉब में है। तो इस केस में आप रीट पिटिशन डालोगे, वो को वारंटो है। क्वाश एन इलीगल ऑर्डर, स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन लोअर कोर्ट, प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम अनलॉफुली ऑक्युपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, ये ऑप्शन सी, प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम अनलॉफुली ऑक्युपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, कंपेल ए पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप देख लीजिए रीट पिटिशन के ऊपर पूरा मैं डिस्कस, यहां पर देखिए बहुत 5 टाइप्स का है, तो उसको थोड़ा आप देख लीजिए क्लियरली, अभी हम डिस्कस करेंगे। मेन फर्स्ट वन हावियस कर्पस, वो मेन है यू मे हैव द बॉडी, मीनिंग उसको यार, ये मीनिंग भी क्वेश्चन आता है। यू मे हैव द बॉडी, इट मींस टू रिलीज ए पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, इलीगली किस एक पर्सन को डिटेन कर दिया गया, तब वो रीट पिटिशन डालेगा हाई कोर्ट में। प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी, मेन एप्लीकेशन, तो उसका पर्सनल लिबर्टी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन डालेगा हाई कोर्ट में, ठीक है, ये एक रीट है। फिर आ गया मांडामस, आ गया मांडामस के वी कमांड, उसका जो मीनिंग है, इट मींस पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्शन दिया जाएगा कि सही तरीके से आप काम करो, सही तरीके से काम नहीं करोगे, इंटेंशनली आप वर्क में आपका डिले होगा, टाइमली आप सर्विस डिलीवरी नहीं करोगे, तो आपका अगेंस्ट में रीट पिटिशन डाला जाएगा। तो वो है मांडामस, टू डायरेक्ट ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ए ड्यूटी, तो इट मींस एनफोर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। तो आप पब्लिक ड्यूटी करना है, टाइमली सर्विस दे दो पब्लिक को, इसमें डिले हो रहा है और एविडेंस है, आपके अगेंस्ट में रीट पिटिशन डाला जाएगा, तो वो मांडामस है। नेक्स्ट आया प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मींस फॉरबिड, उसका मीनिंग है तो इसमें लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को क्लियरली इंफॉर्म किया गया कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसी के अंदर आप जजमेंट दो, बियॉन्ड ऑफ योर जुरिस्डिक्शन आप जजमेंट मत दो। यदि लोअर कोर्ट की ट्रिब्यूनल का जजमेंट बियॉन्ड ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन चला गया, तब आप रीट पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में। करेक्ट एरर सीन इसमें प्रिवेंट्स रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर, ये देखिए मेन एप्लीकेशन। देन अनदर रीट आ गया सर्ट्योरारी, सर्ट्योरारी में क्या है ना, जो लोअर कोर्ट की ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर दिया उसमें आप डिटेक्ट किया एरर है, वो जजमेंट में एरर है, और उनका जो जुरिस्डिक्शन में उनका जो जुरिस्डिक्शन है उसका बियॉन्ड से जाकर वो जजमेंट दे दिए, और उनका जो जजमेंट है उसमें आप डिटेक्ट किया एरर है, ओके, लॉ रिलेटेड एरर है, तो इस केस में उनको करेक्ट करने के लिए आप सर्ट्योरारी रीट पिटिशन डालोगे। तो टू बी रेक्टिफाइड मीनिंग है, ठीक है, क्वासेस एन इलीगल ऑर्डर पास बाय लोअर कोर्ट, करेक्ट एरर्स इन जुडिशियल डिसीजंस। लास्ट वन को वारंटो है, मैं बताया था कि एवरी पोस्ट के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए। सपोज डिटेक्ट किया गया कि आदमी एक पोस्ट में है मगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है वो पोस्ट को, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर फिर भी वो काम कर रहा है, तो उसका अगेंस्ट में आप रीट पिटिशन विद सबूत के साथ आप रीट पिटिशन डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें बाय व्हाट अथॉरिटी को वारंटो मीनिंग जो है, क्वेश्चंस द लीगैलिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है, और एंश्योर्स प्रॉपर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो 5 रीट को आप अच्छे से रिमेंबर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ। जो आर्टिकल 368 को याद रखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हो रहा है वो किसके पास पावर है, पावर पार्लियामेंट के पास है। कोई भी अमेंडमेंट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368, वो पार्लियामेंट से ही होगा, 2/3 मेंबर्स, ओके, 2/3 मेंबर्स एक्चुअली, जैसे लोकसभा राज्यसभा मेन है लोकसभा, ओके, 2/3 मेंबर्स फर्स्ट अप्रूवल होना चाहिए, देन फिर राज्यसभा में वही होगा, तब जाकर अमेंडमेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is not a fundamental duty under Indian Constitution? आर्टिकल 51 तो फंडामेंटल ड्यूटी को डिफाइन कर रहा है, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन वो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं है? टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी,
टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू वोट इन जनरल इलेक्शंस। इसमें ऑप्शन डी वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अदर है नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। वोट इन जनरल इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें 4 ऑप्शंस में क्या एक ऑप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में इंक्लूड नहीं है। राइट टू ए फेयर हियरिंग ये होगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस बोल रहा है हियरिंग जो होगा फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रूल अगेंस्ट बायस, कभी बायस जजमेंट नहीं होना चाहिए, जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई बायस जजमेंट नहीं होगा। राइट टू अपील इन ऑल केसेस, ये नेचुरल जस्टिस ये नहीं है। राइट टू अपील इन ऑल केसेस ऐसा नहीं है, कुछ कुछ केस में आप अपील नहीं कर सकते, ये नहीं है कि सभी केस में आप अपील कर सकते हो। तो राइट टू अपील इन ऑल केसेस ये नेचुरल जस्टिस में नहीं आता है। रूल ऑफ एविडेंस इन जुडिशियल मैटर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस है तो एविडेंस को देखकर ही जजमेंट दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट 3 ये जो मैं टिक लगाया ना, वो सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जा रहा है, एक्सेप्ट ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 352। आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट दे रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 57, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल। ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकन मॉडल, फ्रेंच मॉडल, रशियन मॉडल। ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो किसका मॉडल है, वो अमेरिकन मॉडल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। कौन सा आर्टिकल एक्चुअली अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड एंड गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आप आर्टिकल 243 देखिए, आर्टिकल 243, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 59, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। अब देखिए, ठीक है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ठीक है, ये एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया गया है। ओके, तो वो जैसे राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म रूल ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच लीगल थ्योरिस्ट। कौन सा जो लीगल थ्योरिस्ट है जो रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ को वो एडवोकेटेड एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, उनके वजह से आज हम ये जो ले रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, ये जो सेंटेंस को हम ले रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू, एवी डाइसी, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, एवी डाइसी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये 60 क्वेश्चंस था। आगे मैं और लीगल मैटर्स के ऊपर में क्वेश्चन लाऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए। So please my friends actually subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So आगे मैं बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो मुझे लगता है आज जो 60 क्वेश्चंस में आपको जीके भी मिल सकता है, जीके में, और बाकी लीगल मैटर्स जो सिलेबस है केवीएस, एनवीएस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस में आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।